पंजाब में एक ऐसा क्राइम सीन घटित हुआ था जिसने पुलिस वालों की रातों रात नींद उड़ा कर रख दी थी। वहां के प्रशासन ने केस के पीछे दिन रात एक कर दिया था। एक ऐसा घर जिसका रुतबा पूरे शहर में था, यहीं इसी घर के अंदर एक के बाद एक 2 वारदातों को अंजाम दे दिया गया। कातिलों ने इस तरह से इस क्राइम मर्डर को अंजाम दिया था कि उनमें से एक तो सुलझ गया था और दूसरा जो मर्डर केस है वो आज भी रहस्य बना हुआ है। असल में यहाँ पर पुलिस वाले एक क्राइम सीन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें यह पता चला कि यहाँ पर तो एक और मर्डर हुआ है और उसी के साथ साथ एक मर्डर उससे पहले हुआ था। तो ऐसे ही करते करते टोटल यहाँ 3 मर्डर हो चुके थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही सुलझे थे। एक मर्डर आज भी बहुत बुरे तरीके से रहस्य बना हुआ है। आज तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार उसके कातिल कौन थे। जो शख्स था, जो विक्टिम था, वो अचानक गायब हो गया। उसके घर वालों ने और गवर्नमेंट ने तो यह मान लिया था कि यह शख्स अब मर चुका है, तो उसकी लगभग फाइल बंद ही कर दी थी। और जब ये दूसरा क्राइम सीन यहाँ पर घटित हुआ था, इसकी वजह से उस क्राइम सीन की फाइल को भी दोबारा से रीओपन करा गया। तो क्या था पूरा ये मामला, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथ में इस वीडियो की राय कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपनी जो भी आप लोगों की राय हो वो मुझे जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं रीमा जैन और उनके जो पति थे सुनील जैन, इनके केस के बारे में। इस स्टोरी की शुरुआत होती है पंजाब राज्य के लुधियाना शहर से। यहीं के माल रोड पर पोर्च इलाके में एक घर था जहां पर जैन फैमिली रहा करती थी। ये फैमिली लुधियाना के सबसे बड़े और अमीर घरानों में से आती थी। इलाके में काफी ज्यादा इनका अच्छा रुतबा था, इनकी बहुत बड़ी जान पहचान थी। इनके घर में रीमा जैन और इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी रहा करते थे। बेटों का नाम था भानु प्रताप जैन और भरत जैन और बेटी का नाम था भानवी जैन। इस घर के लोग धीरे धीरे एक बहुत बड़े दुख से उभर रहे थे। वो दुख था बच्चों के पिता और रीमा जैन के पति सुनील जैन की मृत्यु का। अभी आप लोगों को सुनील जैन की आगे पूरी स्टोरी पता चलेगी, ऐसे ही आप वीडियो में बने रहिएगा। सुनील जैन पहले अपने बिजनेस को संभाला करते थे। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनके अलावा इनके और भी कई बिजनेस थे, लेकिन 2002 में इनकी डेथ के बाद 2005 तक इनकी पत्नी रीमा जैन ने सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। साथ ही साथ ये अपना घर बार भी देखा करती थी, बच्चों का ध्यान भी रखना होता था। बड़ा जो इनका बेटा था भानु प्रताप जैन, ये 20 साल का हो चुका था और ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की स्टडी कर रहे थे। ये 2005 का साल चल रहा था। पिता की मृत्यु को लगभग 3 साल बीत चुके थे। अपने पुराने जो उनका दुख दर्द था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रीमा जैन अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही थी, अच्छे से अपना बिजनेस संभाल रही थी। साथ ही साथ ये सोशल वर्कर भी थी और लोगों को मदद भी किया करती थी। रीमा जैन की उम्र 40 साल की थी। इन्हें फिटनेस का बहुत ज्यादा शौक था। ये इसके लिए एक्सरसाइज करने, स्विमिंग करने के लिए एक क्लब में जाया करती थी, जिस क्लब का नाम था सतलज क्लब। रीमा जैन सुबह सुबह जिम करने के लिए उसी क्लब में जाया करती थी और 9 बजे तक वो वापस अपने घर लौट आया करती थी। फिर ये उसके बाद अपना घर बार संभाल कर अपना ऑफिस संभाला करती थी और उसके बाद ऑफिस से जल्दी आकर अपने बच्चों की भी देखरेख किया करती थी। इनका यही रोज की रूटीन बन चुकी थी और ऐसे ही करते 30 जुलाई 2005 का दिन आया। सुबह सुबह का टाइम था। रोज की तरह रीमा जैन अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए सुबह अपने घर से सतलज क्लब के लिए निकल जाती हैं और ये अपनी कार होंडा अकॉर्ड से निकली, रोज की तरह ड्राइव करते हुए, जो कि कुछ साल पहले ही इनके पति सुनील जैन की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद रीमा जैन ने अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखना था। ये कहीं भी आती जाती तो अपने बच्चों को बताकर जाया करती थी ताकि वो पीछे से परेशान ना होने लगे। आज के दिन भी इन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि मैं सतलज जा रही हूँ, 9 बजे तक वापस घर पर आ जाऊंगी। अब धीरे धीरे 9 बज चुके थे, 9:30 बज गए। रीमा घर नहीं लौटी। भानु प्रताप को अपनी माँ की चिंता होने लगी। इन्होंने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन जो इनकी माँ का फोन था वो स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद बेटा घर से निकलकर सतलज क्लब में गया अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए। बेटे ने ध्यान दिया कि क्लब के पार्किंग एरिया में इसकी मां की कार तो खड़ी ही नहीं है। क्लब के स्टाफ ने भी बताया कि रीमा जी तो 9 बजे ही इस क्लब से जा चुकी थी। ये सुनकर बेटे की टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी थी। आखिर मां क्लब के बाद कहां पर जा सकती हैं? उनके बेटे को लगा कि शायद ऑफिस का कुछ काम आ गया होगा तो वो सीधे ऑफिस चली गई होंगी।
इसके बाद बेटे ने ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन वहां पर भी इसकी मां नहीं पहुंची थी। अब क्या, क्लब से तो वो निकल चुकी थी, ना तो वो घर आई और ना ही वो ऑफिस पहुंची, तो फिर रीमा जैन कहां जा सकती है? मां के इस तरह से गायब होने पर बेटे के दिमाग में कुछ पुरानी चीजें घूमने लगती हैं, जैसे कि उसके पिता का अचानक से गायब हो जाना और उसके पिता का आज तक ना मिलना, और इन्होंने ये मान लिया था कि भाई हमारे पिता तो अब मर चुके हैं, जिसे ये बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। तो ये सारी चीजें इसके दिमाग में घूम रही थी। आज से 3 साल पहले भी यहाँ इसके पिता सुनील जैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपने टाइम से घर नहीं लौटे, फिर मां ने ऑफिस में पता किया, जब वो पता कर रही थी तब सुनील अपने ऑफिस से निकल चुके थे। इसके बाद अपने पति की तलाश में रीमा घर से निकली। रास्ते में ही सुनसान जगह पर सुनील की गाड़ी मिली और इसी गाड़ी के अंदर ही सुनील जैन की डेड बॉडी मिली। काफी देर के बाद रीमा यहाँ पर पहुंची, फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि इन्हें तो गोलियां लगी हुई हैं, तो हॉस्पिटल में ले जाते ही डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। शरीर से खून बहुत ज्यादा बह चुका था। अगर इन्हें थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में लाया जाता तो इनकी बचने की संभावना थी। तो इसीलिए यहाँ पर पुलिस वाले आए, फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जो कि सुनील को गोलियां लगी थी, इससे पुलिस वालों ने सोचा कि इनकी दुश्मनी या फिर कोई आपसी रंजिश का मामला होगा। पुलिस वालों ने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। घर वालों से पूछा कि सुनील अपने बिजनेस के अलावा और कौन कौन से काम करते थे, इनके दुश्मन कौन हो सकते हैं। यह भी पता किया गया कि सुनील कोई गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व थे भी या नहीं। इनके ऊपर कोई अकेला आदमी हमला कर ही नहीं सकता था, ये कई लोग होंगे, ये किसी गैंग का काम हो सकता है। घर वालों ने बताया कि सुनील तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, ये पारिवारिक शख्स थे, इनका ना तो किसी गुंडे से संबंध था और ना ही ये कोई 2 नंबरों का वगैरह ये काम किया करते थे। क्या पता इनके राइवल बिजनेस के लोगों ने ही कुछ करवाया होगा। पुलिस वाले इसकी छानबीन करते हैं। ये भी देखा गया कि सुनील की मृत्यु से आखिरकार किन किन लोगों का बिजनेस तेजी ऊंचाइयां छू रहा था, किन किन लोगों का यहाँ पर फायदा हो रहा था। शायद ये लोग कत्ल में इन्वॉल्व हो सकते हैं और यहाँ से भी इन्हें कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद सुनील की पत्नी रीमा जैन और कुछ करीबी लोगों से कहा कि आप लोगों को जिन जिन लोगों पर शक है उनकी आप लिस्ट बनाइए। रीमा जैन ने एक लिस्ट तैयार की। इसमें कई बिजनेस राइवल के लोग थे, कुछ स्टाफ मेंबर थे जिनकी सुनील के साथ कहा सुनी हुई थी, कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। साथ ही साथ सुनील का बड़ा भाई अनिल जैन का भी नाम था। अनिल जैन एक बिजनेसमैन था, इसका रियल एस्टेट और टेक्सटाइल का बिजनेस था। लुधियाना के शेरपुर खुर्द गांव में अरनाथ टेक्सटाइल मिल नाम से इसकी फैक्ट्री थी। वैसे अनिल जैन को लोग मिकी जैन के नाम से भी जाना करते थे। रीमा जैन के द्वारा बनाई गई उन लोगों की लिस्ट पुलिस वालों को दे दी गई और उन लिस्ट में मेंशन किए गए नामों का बैकग्राउंड निकाला जाता है, उनके कॉन्टैक्ट्स देखे जाते हैं। आखिरकार ये लोग ऐसे कौन से लोगों से मिलते हैं या संबंध रखते हैं जिनका पुलिस वालों के पास रिकॉर्ड हो। बारी बारी करके सारे लोग इस लिस्ट से हटते जा रहे थे। इन सभी लोगों में सिर्फ एक ही नाम बचा था जिसके कॉन्टेक्ट में कुछ क्रिमिनल्स थे। वो नाम था सुनील जैन का बड़ा भाई अनिल जैन उर्फ मिकी जैन का। ये इंसान खुद भी इलीगल कामों में इन्वॉल्व था, जैसे कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, लॉन्ड्रिंग वगैरह। पुलिस वालों ने सोचा कि इसी ने तो नहीं अपने भाई का मर्डर करवा दिया, इसके अपराधियों से कॉन्टैक्ट्स भी हैं। पुलिस वाले शक के आधार पर मिकी को उठा लेते हैं। इसने कहा कि मेरे भाई के मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। आगे सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू करवा दिया गया। ये सारी चीजें 2002 से 2005 के बीच में चल रही थी। सबूतों के अभाव में अनिल इस केस से बरी हो चुका था। इसके बाद रीमा ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। यहाँ से भी इनके जो जेठ था अनिल जैन, ये बरी हो चुका था। इनका अपने भाई के कत्ल में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब रीमा जैन के इस टाइम में आए जो टाइम अभी चल रहा है, इसमें तो पुलिस वाले सुनील जैन के इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। असली कातिल का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, पर कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा था। यहाँ 30 जुलाई 2005 को रीमा घर से क्लब आई, स्विमिंग किया, जिम की, उसके बाद क्लब से निकल गए, लेकिन ये घर नहीं पहुंची। घर पर रीमा की फैमिली बहुत परेशान हो चुकी थी। सुनील के साथ हुआ यह हादसा अभी भी ये लोग भूले नहीं थे और अब यहाँ पर इनकी माँ रीमा जैन लापता हो चुकी थी। इनके 20 साल का बेटा भानु प्रताप के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे
रहे थे, इन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ से, रिश्तेदारों से, जितने भी फोन में कॉन्टेक्ट्स थे, सभी लोगों से जहां जहां पर मां जाया करती थी वहां पर जाकर पता किया और उनसे कॉल पर बात की, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, रीमा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसके बाद बड़ा बेटा भानु प्रताप जैन लुधियाना के डिवीजन 5 पुलिस स्टेशन में अपनी मां रीमा जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, जो कि इससे पहले भी जैन परिवार में एक घटना, एक क्राइम घटित हो चुका था। इसकी तफ्तीश भी अभी चल रही थी, इसीलिए इस केस को भी सीरियस लिया गया। शहर के एसपी ने यह केस अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद इन्हें कोई भी चांस नहीं लेना था। पुलिस वालों ने छानबीन शुरू कर दी। बेटे ने बताया कि इसका ताऊ यानी कि अनिल जैन का इसकी मां रीमा जैन से कुछ विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था बिजनेस वगैरह को लेकर। घर में कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि हाँ ये सच है, लेकिन ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। जैसा कि आम घरों में छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, वैसा ही यहाँ पर चल रहा था। अब यहाँ पर यह हुआ कि अनिल जैन ने ही कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। 31 जुलाई 2005 को पुलिस वाले अनिल जैन के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कर देते हैं। इसके बाद इसके घर लुधियाना के पकवाल रोड पर प्रीमियम अपार्टमेंट से इसे उठा लिया जाता है। मिकी से पुलिस वाले पूछताछ शुरू कर देते हैं। इसने कहा इसका भाभी की किडनैपिंग से कुछ भी लेना देना, कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही इनके बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मगर इतना भी नहीं था कि ये सब करना पड़े। पहले भी मुझ पर झूठे इल्जाम लग चुके हैं, मेरा किसी भी क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है। करीब 3 दिनों तक पूछताछ चलती रही। फिर यहाँ पर दिन आया 2 अगस्त 2005 का। फिर यहाँ पर अनिल जैन उर्फ मिकी छूट चुका था। इधर जो कि रीमा अपनी होंडा कोड कार से निकली थी, ना तो वो मिल रही थी और ना ही इनकी गाड़ी का कुछ पता था। इसके बाद पुलिस वालों ने रीमा जैन की गाड़ी का नंबर हर पुलिस स्टेशन में फ्लैश कर दिया। सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अगर आप लोगों को इस नंबर की गाड़ी मिले तो तुरंत हमें कॉल करें। यही नहीं, लुधियाना पुलिस ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे कई राज्यों में इस गाड़ी का नंबर फ्लैश करवा दिया था। अगर गाड़ी पंजाब राज्य में नहीं है तो आसपास के राज्य में जरूर ये गाड़ी मिल सकती है। ये करने के बाद पुलिस वालों ने रीमा जैन के दुश्मनों का पता लगाना शुरू कर दिया था। इनके राइवल बिजनेसमैन, दोस्त, परिवार, जान पहचान वाले, बिजनेस क्लास वाले, जिस क्लब में ये जाया करती थी वहां के लोगों से हर तरह से पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों को कहीं से भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। किसी से कोई दुश्मनी का सवाल यहाँ पर उठता ही नहीं था, क्योंकि रीमा यहाँ पर एक सोशल वर्कर थी, लोगों की मदद किया करती थी। इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। परिवार में ना तो सुनील जैन को पैसों का घमंड था और ना ही रीमा जैन को। रीमा जैन के गायब होने और किडनैप होने की ये खबरें भी अब न्यूज में चलने लगी थी, अखबारों में भी ये चीज छप चुकी थी। ये भी था अनिल उर्फ मिकी ने भी अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं किया तो कोई बाहर वाला होगा। अगर उसने पैसों के लिए किडनैप किया है तो जरूर फिरौती का कॉल इनके पास आएगा। घर वाले इसके भी इंतजार करते रहे। छानबीन और पूछताछ में कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन किसी ने भी कोई फिरौती का कॉल नहीं किया। उधर गाड़ी का नंबर फ्लैश तो था ही। 16 अगस्त 2005 को दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इनकी ड्यूटी इंटरनेशनल साइट के पार्किंग में लगी हुई थी। तब 16 अगस्त को कांस्टेबल यूं ही गाड़ियों पर निगरानी रख रहा था और टहल रहा था। तभी अचानक इनकी नजर पार्किंग एरिया में एक गाड़ी के ऊपर पड़ती है। ये होंडा अकॉर्ड गाड़ी थी, जो कि रीमा जैन की गाड़ी और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फ्लैश था। तो इसीलिए एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में जब कांस्टेबल ने वो गाड़ी देखी, तब इन्हें रीमा जैन की खबर याद आ जाती है। तुरंत इन्होंने गाड़ी का नंबर चेक किया। ये गाड़ी का नंबर एकदम उस नंबर से मैच कर रहा था। कांस्टेबल ने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर्स को कॉल किया और कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है, आप यहाँ पर जल्दी आइए और देखिए क्या सच में ये वही गाड़ी है। तो बड़े ऑफिसर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। ये लोग रीमा जैन की गाड़ी की सारी डिटेल्स लेकर आए थे। इन्होंने भी पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी को देखा और उसके बाद रीमा जैन की गाड़ी का नंबर इस गाड़ी के नंबर से मैच किया, तो ये बखूबी मैच हो चुका था। साथ ही गाड़ी का कलर, मॉडल सब कुछ मिल रहा था। फिर दिल्ली पुलिस ने लुधियाना पुलिस वालों को यह खबर दी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें एक गाड़ी मिली है जो एयरपोर्ट के पार्किंग में खड़ी हुई है। तो लुधियाना पुलिस वाले दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर जैन परिवार के कुछ लोग और इनके बेटे भी आए हुए थे गाड़ी की पहचान करने के लिए। गाड़ी सच में रीमा जैन की ही थी, जिसे लेकर ये 30 जुलाई को अपने घर से निकली थी। आखिरकार ये गाड़ी दिल्ली के एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी? ये गाड़ी कोई संदिग्ध हालत में भी नहीं थी। इसकी बॉडी पर कोई डेंट वगैरह, कोई एक्सीडेंट कुछ भी नहीं था और बकायदा इस गाड़ी को पार्किंग की स्लिप लेकर पार्क किया गया था।
पर्ची काटने वाले ने बताया कि इसे याद नहीं है कि यहाँ पर गाड़ी किसने पार्क करी, क्योंकि हर रोज यहाँ पर कई लोग आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और लेकर चले जाते हैं, तो इसीलिए उसे कुछ भी इस गाड़ी के बारे में याद नहीं था। इसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई। इसमें से रीमा जैन का कॉस्ट्यूम बरामद हुआ, जिसे लेकर रीमा क्लब जाया करती थी। इससे लुधियाना पुलिस वालों ने एक थ्योरी निकाली कि रीमा अपनी गाड़ी लेकर क्लब गई, वहां पर जो इसने काम करना था वो किया, उसके बाद इसे कोई इमरजेंसी न्यूज मिली होगी तो ये लुधियाना से तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट आई। एयरपोर्ट से इसने कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ली और ये विदेश चली गई। जो कि ये विदेश गई तो वहां पर इंडिया का नंबर काम नहीं कर रहा होगा, इसीलिए रीमा जैन का नंबर बंद आ रहा है। पुलिस वाले गाड़ी का नंबर जब्त करके लुधियाना लेकर आ जाते हैं। वापस से घर वालों से पूछताछ की गई, आखिरकार उनके कौन से देश में किन किन लोगों से जान पहचान है, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं था कि वो आखिरकार इंडिया से बाहर निकलकर कौन से देश में गई है, तो इसीलिए ये भी जानना बहुत जरूरी था। कोई तो ऐसा होगा जिनसे इनकी करीबी जान पहचान होगी कि एक फोन कॉल आते ही ये तुरंत बिना किसी को बताए इंडिया से बाहर निकल गई। उसी समय रीमा जैन के रूम की तलाशी ली गई कि शायद यहाँ पर इनके विदेश जाने का यहीं से ही कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन यहाँ से उन्हें कुछ क्लू तो नहीं मिला। लेकिन वहां पर उस रूम में से रीमा जैन का पासपोर्ट मिल चुका था। अब यहाँ पर जो इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी ये एकदम फेल हो चुकी थी, क्योंकि रीमा जैन का पासपोर्ट तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो वो विदेश में कैसे जा सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर यह लगा कि किडनैप करने वाले गुंडों ने उसे गुमराह करने के लिए इस गाड़ी को एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया होगा। जरूर उन लोगों ने रीमा को दिल्ली में ही कहीं रखा होगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस वाले अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोनों स्टेट के पुलिस वालों पर मीडिया का बहुत प्रेशर था, मामला यहाँ पर हाई प्रोफाइल था, तो इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर, परिवार वालों का प्रेशर, बड़े बड़े ऑफिसर्स का प्रेशर, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम पर बेअंत प्रेशर था, और कुछ तो उनका इसी प्रेशर की वजह से काम भी नहीं हो रहा था। अगर रीमा की किडनैपिंग हुई थी तो किसी का कॉल आना चाहिए था, या महीने गुजर चुके थे लेकिन किसी का कोई कॉल नहीं आया। रीमा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, कोई क्लू पुलिस वालों को अभी तक नहीं मिला था। पुलिस वालों ने जहां से शुरू किया था वहीं पर ही आकर वो अभी तक खड़े हुए थे। पुलिस वालों को कहीं से लावारिस शव भी नहीं मिला, जहां से पुलिस वालों को यह पता चलता कि शायद ये रीमा जैन हो सकती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने अपने खबरियों को भी काम पर लगा दिया। वो लोग शहर के गुंडे मवालियों से भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की, लेकिन रीमा जैन का वहां पर भी कुछ नहीं पता चला। समय ऐसे ही लगातार बीत रहा था। धीरे धीरे यहाँ दिसंबर का महीना आ चुका था। दिसंबर 2005 में लुधियाना पुलिस वालों के पास किसी मुखबिर के जरिए ये इंफॉर्मेशन पहुंची कि रीमा जैन का मर्डर हो चुका है। उन्हें मारने की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी 25 लाख रुपए में तय की गई थी। आखिरकार मुखबिर के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये इंफॉर्मेशन उसे किसने दी? पुलिस वालों ने इसका पता लगाया। पता चला कि माखन सिंह नाम का एक गुंडा है जो कि जेल में कैद है। इसके किसी साथी ने इसे जेल में बताया था। उस टाइम पर वो साथी भी जेल में ही कैद था। तभी उसके पास इस कत्ल की सुपारी आई थी। बातों ही बातों में उसने अपने दोस्त माखन सिंह को यह बात बता दी थी। देखा जाए तो यहाँ पर माखन सिंह बहुत अहम शख्स था। ये एक तरह का चश्मदीद गवाह था। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि यह कांड आखिरकार किया किसने है। इसी के जरिए ही पुलिस वालों को इस सुपारी की बात पता चली थी। दिसंबर 2005 में ही पुलिस वाले माखन सिंह के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं। जिस जेल में ये कैद था वहां पर देखा गया तो ये पता चला कि पिछले महीने यानी कि नवंबर में ही उसे बेल मिल चुकी थी। वो जेल से बाहर निकल चुका है। आगे पता चला जब ये जेल से बाहर निकला तो उसके कुछ दिनों बाद ही अलीवल नाम के गांव के पास 4 लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया। इन सभी चीजों से लगा कि जरूर इस कत्ल के पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ होगा। एक ही इंफॉर्मेशन मिली थी जो गवाह बन सकता था, उसका ही कत्ल कर दिया गया। इस घटना से पुलिस वालों के दिमाग में यह आया कि आज से करीब 3 साल पहले जो कुछ भी सुनील जैन के साथ हुआ था कि भाई उस क्राइम सीन में तो इन्हीं गुंडों का हाथ तो नहीं है। जिस तरह से माखन सिंह का कत्ल हुआ था उसी तरह से सुनील जैन का भी कत्ल हुआ था, बीच रोड पर गोलियां चलाकर। रीमा जैन के इस केस में शुरू से ही अनिल जैन से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। खबर मिली कि इनकी अपनी भाभी से बिल्कुल नहीं बनती। सुनील जैन के कई सारे बिजनेस थे। अनिल जैन ने यह सोचा कि छोटे भाई की मृत्यु के बाद कौन उनका बिजनेस संभालेगा। उनके बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। अनिल को लगा कि उनकी भाभी कुछ बिजनेस इन्हें संभालने के लिए देंगी। इनके अलावा खानदान में और भी लोग थे, वो भी लोग आगे आए
आए बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन रीमा जैन ने सबके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अकेले ही सब कुछ संभालने का फैसला कर लिया था। साथ ही ये अपना घर बार देखा करती थी, बच्चों को भी यही देखा करती थी, तो इन्हें भी बहुत कुछ करना होता था। 2 बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, बड़ा बेटा थोड़ा यहाँ पर समझदार था। पुलिस वालों ने सोचा कि ये जो बिजनेस लेने के लिए यहाँ पर आए थे तो शायद इनमें से ही किसी ने सुपारी दी होगी। एसपी के लोगों ने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया। इनके पास्ट के रिकॉर्ड देखे जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स देखे जाते हैं कि कौन कौन क्रिमिनल है, कौन कौन क्रिमिनल नहीं। अनिल जैन के रिकॉर्ड से ये सामने आया जिस दिन रीमा जैन गायब हुई थी उस दिन और उससे कुछ दिन पहले अनिल ने 2-3 लोगों से बात की थी। जिनसे अनिल जैन ने बात की थी वो लोग सभी क्रिमिनल्स थे। इसी में से एक था जसबीर सिंह। इसका नाम पता चलते ही मुखबिरों के जरिए ये खबर निकली। रीमा के लापता होने के कुछ ही दिनों पहले ये आदमी यानी कि जसबीर सिंह सतलज क्लब के बाहर घूमता हुआ दिखा था। अनिल जैन के जानने वाले अपराधियों में एक ऐसा अपराधी था जिसके साथ माखन सिंह की दोस्ती थी। वापस से पुलिस वालों की थ्योरी ये निकली कि अनिल उर्फ मिकी ने जसबीर को सुपारी दी अपनी भाभी का मर्डर करने के लिए। जसबीर की गैंग ने सुपारी ले ली और गैंग जेल में कैद था और इसी में माखन सिंह भी रहा होगा। गैंग के किसी मेंबर ने माखन सिंह को इसकी सुपारी के बारे में बता दिया होगा जिससे मुखबिर तक ये बात पहुंच चुकी थी और फिर ये बात पुलिस वालों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जसबीर और इसके साथियों को किस आधार पर उठाया जाए, जो कि ये गुंडे बदमाश थे, कोई ना कोई तो इनका केस थाने में दर्ज होगा ही। पुलिस वालों ने इसी बारे में पता करना शुरू किया। अनिल जैन 3 लोगों को यहाँ पर जानता था, जसबीर सिंह, कुलदीप सिंह, ये ड्राइवर था और था तरसीम सिंह। पुलिस वालों ने इन तीनों के खिलाफ केसेस ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ वसूली और गुंडागर्दी के केसेस यहाँ पर सामने निकल कर आए। फिर पुलिस वाले इन तीनों को उठा लेते हैं। जिस केस के लिए इन्हें उठाया गया था उससे हटकर रीमा जैन के केस के बारे में इन तीनों से पूछा गया। पुलिस वालों ने अपने तरीके से इनसे पूछताछ की। ये सारे के सारे टूट चुके थे। इन्होंने स्वीकार किया कि रीमा जैन का मर्डर इन्होंने ही किया है और अनिल जैन के ही कहने पर रीमा जैन का मर्डर किया है। 25 लाख रुपए में इनकी डील हुई थी जिसमें से 10 लाख रुपए तो एडवांस में ही इन्हें मिल गए थे। 16 फरवरी 2006 का दिन यहाँ पर आ चुका था। अनिल जैन उर्फ मिकी को भी पुलिस वाले उठा लेते हैं, जिससे नरमई उठाकर इससे बहुत पूछताछ की गई और थोड़ी सख्ताई दिखाकर इससे जब पूछताछ की तब यहाँ पर इसने भी स्वीकार कर लिया कि रीमा जैन का मर्डर इसी के कहने पर किया गया था। अब इसने पूरी कहानी सुनाई और साथ में रीमा जैन की डेड बॉडी को कहां पर ठिकाने लगाया वो भी बताया। अनिल जैन घर का आदमी था तो ये जानता था कि रीमा इन्हें कब अकेली मिल सकती हैं। सतलज क्लब में जब रीमा जैन स्विमिंग करने के लिए जाती है तो ये बिल्कुल अकेली जाती है। इनके साथ यहाँ कोई भी नहीं होता, यहाँ तक कि इनका ड्राइवर भी इनके साथ नहीं होता। 30 जुलाई 2005 के दिन सुबह ये तीनों लोग, जो कुलदीप सिंह था, तरसीम सिंह था, जो एक और था, ये तीनों सतलज क्लब के बाहर रीमा जैन का वेट करते हैं। रीमा जैन स्विमिंग करने के बाद जब उस क्लब से बाहर आई, अपने सामान को गाड़ी में रखकर बैठने ही वाली थी, उसी टाइम पर इन तीनों ने रीमा को अपनी कार में बिठाया और इसे लेकर चले गए। इनमें से एक था कुलदीप सिंह, ये रीमा की गाड़ी को चला कर ले गया। कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा गया था कि रीमा को रीमा की ही कार में किडनैप किया गया था। खैर यहाँ पर 2 गाड़ियां थी, एक रीमा की और दूसरी अनिल की, जिसे ये 3 लोग यूज कर रहे थे। ये भी था शहर में सभी लोग रीमा को जानते हैं, इन्हें कहीं पर भी लेकर जाएं तो लोग इन्हें बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया। अनिल जैन इस काम के बाद इनका इंतजार अपनी फैक्ट्री में करेगा और वहीं पर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। ये तीनों लोग रीमा को लेकर अनिल की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आए जो खुर्द गांव में मौजूद थी। अनिल यहाँ पर सबका इंतजार कर रहा था। रीमा को फैक्ट्री लाया गया, जो कि ये सुबह सुबह का टाइम था तो फैक्ट्री का स्टाफ भी अभी नहीं आया था। इलाका एकदम सुनसान हुआ पड़ा था। सबसे पहले इन तीनों लोगों ने और अनिल ने रीमा जैन को टॉर्चर किया, इनके साथ मारपीट की, इन्हें डरा धमकाकर पहले इनसे कुछ कागजों पर साइन करवाए गए। इसके बाद जो ये कागज थे वो बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कागज थे। साइन कराने के बाद फिर से इनके साथ मारपीट की गई। फिर से इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया। इंसुलिन का इंजेक्शन वो होता है, ये इंजेक्शन डायबिटीज पेशेंट को दिए जाते हैं जिनका शुगर लेवल हाई होता है। इंसुलिन के शॉट से हाई शुगर लेवल को लो किया जाता है। ये एक लिमिट मात्रा में दिया जाता है, अगर ज्यादा दिया गया तो शुगर लेवल लो हो जाएगा, जान खतरे में भी पड़ सकती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जिसे डायबिटीज नहीं है अगर उसे इंसुलिन दिया गया तो क्या होगा। यहाँ पर रीमा जैन डायबिटीज की पेशेंट थी ही नहीं, इसे इंसुलिन फिर भी दे दिया गया ताकि इसका शुगर लेवल कम हो जाए और इसकी मृत्यु हो जाए। जब पुलिस वाले इस डेड बॉडी को बरामद करें, इसका पोस्टमार्टम हो, तो इसकी मृत्यु का कारण
शुगर लेवल कम आए, जिससे मृत्यु एकदम नेचुरल लगे, ना कोई मर्डर लगे। इन्होंने रीमा जैन को इंसुलिन के 4 शॉट्स दिए। थोड़ी देर बाद रीमा जैन की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे फैक्ट्री में वर्कर्स का अब यहाँ पर आने का टाइम हो चुका था। इन्होंने रीमा के शव को फैक्ट्री के स्टोरेज एरिया में पहले तो छिपा दिया। उसके बाद इसमें ड्राइवर जो कुलदीप था, इसको ये कहा गया कि रीमा की जो गाड़ी है उसे तुम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां पर पार्किंग में जाकर पार्क कर दो और इसे अच्छे से पार्क करना स्लिप लेकर, ताकि पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाएं कि रीमा जैन विदेश चली गई हैं। कुलदीप बिल्कुल ऐसा ही करता है। बाकी सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। फिर अगले दिन रीमा के शव को फैक्ट्री के गटर में फेंक दिया जाता है, जिससे शव सेप्टिक टैंक में जा चुका था। ये सारी सच्चाई बाहर आने के बाद अनिल जैन उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। पुलिस वालों को यहाँ पर डेड बॉडी बरामद करनी थी। पुलिस वाले यहाँ पर मजिस्ट्रेट को और फोरेंसिक टीम को लेकर गए थे। मजिस्ट्रेट को इसीलिए ताकि कल को कोई सवाल ना उठाएं कि पुलिस वालों ने रीमा जैन के शव को कहीं और से बरामद किया है और यहाँ पर नाम बेफजूल का अनिल जैन पर आ रहा है। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट को भी साथ लिया गया। फैक्ट्री के अंदर अनिल ने खुद सेप्टिक टैंक के ऊपर पड़े प्लाईवुड और बाकी चीजों को हटाया, उसे साफ किया। फिर पुलिस वालों के साथ आए कर्मचारी सेप्टिक टैंक के अंदर जाकर रीमा जैन की डेड बॉडी को तलाशना शुरू करते हैं। जो ये कांड 6 से 7 महीने पहले हुआ था, इसीलिए रीमा जैन की डेड बॉडी एकदम डिकम्पोज हो चुकी होगी। केवल सिर्फ यहाँ पर हड्डियां ही बची होंगी। शव की पहचान के लिए बड़े बेटे को भानु प्रताप जैन को भी बुलाया गया। सेप्टिक टैंक के अंदर से एक हड्डियों का कंकाल बरामद हुआ। इसे पहचानना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा सफेद पिन, चप्पल और कढ़ाई किए हुए कुछ कपड़े मिले। कढ़ाई के डिजाइन से बेटे ने पहचान लिया कि उस दिन मेरी माँ यही कपड़े पहनकर घर से निकली थी। ये 16 फरवरी 2006 का दिन था। पुलिस वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए और बाकी सारी चीजों को जांच के लिए फोरेंसिक टीम को दे दिया था। डॉक्टर्स को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि हड्डियों के स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम कैसे करें। फिर भी उन्होंने पोस्टमार्टम किया। उसमें खोपड़ी पर कुछ निशान मिले, लगा कि किसी भारी चीज से इनके सर पर वार किया गया होगा। ये भी था कि हड्डियां रीमा जैन की है भी या नहीं, अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। फिर रीमा की माँ और बड़े बेटे का भानु प्रताप के सैंपल लिए गए। डीएनए की यहाँ पर जांच करवाई गई। इन सैंपल्स को चंडीगढ़ के फोरेंसिक लैब में भेजा गया। यहाँ पर डीएनए 100% एकदम मैच हो चुका था। मैच हो जाने के बाद रीमा जैन के चेहरे की फोटो और इस पर जो रीमा जैन का कंकाल था, जो सर का कंकाल था, उसको टेस्ट किया गया। इसमें भी इसकी स्कल की बनावट जो थी वो रीमा जैन से एकदम मैच हो रही थी। रीमा जैन के कत्ल के सिर्फ 4 दिन पहले इन्होंने दांतों पे आर्टिफिशियल फीलिंग करवाई थी और वो फीलिंग भी स्कल के जबड़े में मौजूद थी। जिस डॉक्टर ने ये फीलिंग की थी उस डॉक्टर को बुलवाया गया और उसे ये कंकाल को चेक करवाया गया। तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ ये वही है, ये रीमा जैन का ही कंकाल है। और 18 फरवरी को वो गाड़ी भी पुलिस वालों को बरामद हो चुकी थी, जिस गाड़ी में रीमा जैन को किडनैप करके अनिल जैन की फैक्ट्री में ले जाया गया था। अनिल जैन का मोटिव यहाँ पर उसके बाद ये बताया गया कि उन्हें अपने छोटे भाई के कत्ल में उन्हें झूठा फंसाया गया। उन्हें 1 साल की सजा झूठे आरोप में सजा भी दी गई। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े, जबकि इसने तो ये क्राइम किया भी नहीं था। इसके अलावा इनके छोटे भाई की प्रॉपर्टी और बिजनेस का भी इन्हें कोई लालच नहीं है। लेकिन जब बाद में रीमा जैन का इसने मर्डर कबूल किया, तब ये बात सामने आई कि हाँ इसने प्रॉपर्टी के चलते और बिजनेस के चलते ही रीमा जैन का मर्डर किया है। और ऐसे ही यहाँ पर केस चलते 2012 आ चुका था। 2012 में कोर्ट ने 34 गवाह और उसके जितने भी सबूत मिले थे सब कुछ देखने सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 26 नवंबर 2012 को कोर्ट ने अपनी 62 पेजेस की जजमेंट को रिजर्व में रखा और उसके बाद 3 दिसंबर को यह फैसला सुनाया। अनिल जैन उर्फ मिकी जैन और उसके साथ जो 3 लोग थे और इसी के साथ इन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और यहीं पर ये जो 2 लोग थे तरसीम और कुलदीप, इनके घर वालों ने कहा कि हमारे लड़के तो बेकसूर हैं, इनको रिहा करो किसी भी तरीके से। लेकिन फिर भी इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और इन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। और कुलदीप के घर वालों ने तो इतना तक कह दिया कि हम हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे कि मेरा लड़का तो सिर्फ ड्राइवर है, ये तो सिर्फ गाड़ी चलाकर इसने इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर उसकी पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया था, इसने कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी कुलदीप को रिहा नहीं किया गया। और यहाँ पर जो सुनील जैन का जो मर्डर केस था वो भी अभी तक चल रहा है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और रीमा जैन का भी अभी ये केस चल रहा है। आगे जो भी होगा आप लोगों को कमेंट में पिन करके बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी रीमा जैन मर्डर केस के बारे में। आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या आपने पहले कभी इस कहानी के बारे में सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कविता जोसेफ को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।